वेलकम बैक विद न्यू वीडियो रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर पार्ट थर्ड। हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, उनके हम फैक्ट्स भी आपको बताएंगे जो कि क्विक फैक्ट्स होंगे विद ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पॉइंट्स जो कि हमने आज के इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो और अनलॉक 20 ये आपका सब्सक्रिप्शन है। आप अनलॉक 20% आपको ऑफ मिलेगा जो भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ये जो आपकी वैलिडिटी है इस ऑफर की, ये आपका एक्सटेंड हो चुका है 19th ऑफ फेब तक के लिए, मीन सैटरडे तक के लिए। और आप जो कोड ज्वाइन कर सकते हो, यूज करोगे इस ऑफर को अवेल करने के लिए, वो आप होगा P15। ठीक है, P15 कोड आप डाल के, जहां पे आपको यूज कोड का ऑप्शन आएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का 19 फरवरी तक, तो आपको P15 कोड डालना होगा जिसमें आपको 20% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। जो भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हो, चाहे कोई भी आपके घर में किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, या आपका जेई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, इन सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 20% डिस्काउंट के साथ में, जो कि आप मेरा कोड P15 डाल करके उसको अवेल कर सकते हो। ऑफर की वैलिडिटी 19th ऑफ फेब मीन सैटरडे तक है। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है सभी एस्पिरेंट्स को उनके अपने अपने फील्ड में जो भी वो एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप उस ऑफर को ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आई बटन आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आपको लिंक मिलेगा इस ऑफर के लिए। उसका लिंक होगा जहां पे आप उसको क्लिक करके आप उस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट यहाँ पे, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज अ डेब्यू नॉवेल ऑफ, किसका डेब्यू नॉवेल है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज? ये इंपॉर्टेंट नॉवेल है, इसकी बात हो रही है, एक मॉडर्न नॉवेल है। आपको बताना है कि ये किसका डेब्यू नॉवेल है, किस राइटर ने, किस नॉवेलिस्ट ने इस नॉवेल को लिखा हुआ है। एंड आंसर वी हैव हियर विलियम गोल्डिंग। ठीक है, विलियम गोल्डिंग का ये नॉवेल है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, और ये जो पब्लिश हुआ है 1954 में पब्लिश हुआ है। एंड दिस इज विलियम गोल्डिंग वॉज द नोबेल प्राइज विनर नॉवेलिस्ट वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर, और बहुत ही एक मॉडर्न एरा पे, ऐसी मॉडर्न टेक्निक पे लिखा हुआ ये नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि विलियम गोल्डिंग ने लिखा है 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड। द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कितनी स्टोरीज का कलेक्शन है कैंटरबरी टेल्स? उसका आंसर आप सभी को देना है। आप सभी जानते हो कैंटरबरी टेल्स एक मैग्नम ओपस वर्क है जो कि जियोफ्री चौसर ने कंपोज करा हुआ है। दिस इज इन पोएम फॉर्म, ये पोएम के फॉर्म में है, बट इसमें स्टोरीज है जो कि 1384 से 1400 के मिड में लिखी गई है। ये है रिटन, ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ 1384 से 1400 के मिड में ये पोएम लिखी गई है, मैग्नम ओपस वर्क लिखा गया है द कैंटरबरी टेल्स। 1340 से लेकर के 1400 का टाइम ड्यूरेशन ये जियोफ्री चौसर का है। तो इसमें स्टोरी की बात हो रही थी कि कितनी स्टोरी में ये कलेक्शन, ये कैंटरबरी टेल्स का कलेक्शन है, कितनी स्टोरीज का है? आंसर इज 24 स्टोरीज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, कैंटरबरी टेल्स इज अ जियोफ्री चौसर्स वर्क। ओके, next we have question, which novelist is primarily known for his epistolary novel? epistolary novels के लिए कौन से novelist को हम बहुत ज्यादा प्राइमरली उनको रिगार्ड करते हैं? yes, this novelist is known is a epistolary novel, जिन्होंने epistolary novels लिखा है। epistolary novel आप वो novels होते हैं जो लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, लेटर के फॉर्म में जो भी नॉवेल्स लिखे जाते हैं उनको हम एपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। एपिस्टोलरी नॉवेल से रिलेटेड मेरा एक वीडियो है इस चैनल पे, आप वीडियो के सेक्शन में जाके
सर्च कर लीजिएगा, आपको एपिस्टोलरी नॉवल से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे उस वीडियो में। ओके, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि एपिस्टोलरी नॉवल कौन कौन से हैं और किस तरीके की ये नॉवेल्स होते हैं, किस किन नॉवेलिस्ट ने ये नॉवल लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरली उस नॉवेलिस्ट की जो कि अपने एपिस्टोलरी नॉवेल्स के लिए जाना जाता है, एंड वी हैव सैमुअल रिचर्डसन, वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ द इंग्लिश नॉवेल्स। ठीक है, इनको वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ द इंग्लिश नॉवल बोलते हैं जैसे। एंड फोर पिलर्स की बात करें तो वो हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस टर्न एंड टॉबियस स्मॉलेट, ये चार ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जिनको इंग्लिश लिटरेचर में हम फोर पिलर्स ऑफ इंग्लिश नॉवल बोलते हैं। और ये 18 सेंचुरी के, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, 18 सेंचुरी के ये इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट फोलियो, ये फर्स्ट फोलियो है ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज पब्लिश्ड, कि किस ईयर में फर्स्ट फोलियो जो पब्लिकेशन था विलियम शेक्सपियर के प्लेज का कलेक्शन था वो किस ईयर में पब्लिश हुआ है, उसका आंसर आपको देना है। और जो इसका करेक्ट आंसर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन, दैट इज 1623। ओके, 1623 इज द करेक्ट आंसर, जहां पे ये पब्लिश हुआ था। इनके जितने भी प्लेज थे, कॉमेडी, ट्रेजेडी और ये आपका है क्रॉनिकल प्लेज के फॉर्म में, ये प्लेज इनके कलेक्शन जो प्लेज था इसमें ये पब्लिश हुआ था 1623 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले शेक्सपियर अटैक द प्योरिटन्स, प्योरिटन्स पे किसने अपने प्ले में, शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में प्योरिटन्स पे ज्यादा अटैक किया था, उनके जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो एक लिविंग लाइफ है, वो किस उसमें उन्होंने अटैक किया था, किस अपने प्ले में, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। ओके, ट्वेल्थ नाइट ये इंपॉर्टेंट प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है, और इसी प्ले में प्यूरिटन्स पे बहुत ही हार्शली विलियम शेक्सपियर ने अटैक किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द लॉस्ट लीडर, लॉस्ट लीडर ये वर्ड्सवर्थ को किसने बोला है, लॉस्ट लीडर एक पोयम भी है ये, बट ये पोयम के फॉर्म में लिखी गई है जो द लॉस्ट लीडर, और ये वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी गई है ये पोयम, बट इसको किसने वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा है या किसने वर्ड्सवर्थ को क्यों बोला है वो लॉस्ट लीडर, उसके बारे में बात करते हैं। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर की अगर हम बात करें तो वी हैव द आंसर, दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द करेक्ट आंसर। और ये जो पोयम थी, ये जो बात हुई थी, ये 1845 में पब्लिश हुई है, लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसलिए वर्ड्सवर्थ को कि जो उन्होंने एक उनका जो मोरल था, एक जो आइडियाज थे उसको फॉलो ना करके उसके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिवोट कर दिया, अपना जो एक लिटरेरी पीरियड था या अपने आपको उनके सामने झुका दिया, उस बारे में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हार्श अटैक करा हुआ है उनको, उनके इस मूव को उन्होंने किस तरीके से अटैक किया हुआ है इस लॉस्ट लीडर पोएम में, आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जस्ट फॉर ए सिल्वर, इसका है जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये कुछ इसकी स्टार्टिंग लाइन है इस पोएम की, द लॉस्ट लीडर पोएम जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है फॉर वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर इज सब टाइटल ऑफ, ये सब टाइटल किस इंपॉर्टेंट नॉवेल का है, आपको उसका आंसर देना है, या आप कह सकते हो द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ अ कैरेक्टर, ये सब टाइटल है किस नॉवेल का है, आपको इसका आंसर देना है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, ये करेक्ट आंसर है। और इसके जो नॉवेलिस्ट हैं थॉमस हार्डी हैं, थॉमस हार्डी। एंड ये नॉवेल जो लिखा गया है 1886 में ये पब्लिश हुआ है। माइकल हेंचार्ड की स्टोरी को ये बताता हुआ बहुत ही ब्रिलियंट नॉवेल है, वेसेक्स नॉवेल जिसको काउंट करते हैं थॉमस हार्डी का, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और ये बहुत ही अच्छी, बहुत एक टचिंग स्टोरी है इस नॉवेल में, जिसमें माइकल हेंचार्ड किस तरीके से अपनी बीवी को जो होते हैं वो उसको बेच देते हैं जस्ट फॉर फ्यू मनी या कुछ पैसे के लिए, और किस तरीके से लास्ट में स्टोरी में है क्या क्या चीजें, वो आप ये नॉवेल पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस नॉवेल के बारे में, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जिसका सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। जहां पे मैन ऑफ कैरेक्टर आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से रिलेटेड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन,
द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की बात हो रही है, उसके प्रोमिनेंट लीडर को का नेम बताना है आपको कि कौन ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर थे जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से अटैच थे या इनको ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में इंक्लूडेड थे। इसके इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मेंबर का नेम बताना है। और बहुत ही एक ऐसा मूवमेंट था ये जो कि एक तरीके का रिवाइवल चाहते थे। ये जो भी ट्रेडिशंस एंड जो भी रिचुअल्स, जो भी डॉक्ट्रिन्स प्रिवेल्ड हैं रोमन कैथोलिक चर्च में, उसमें एक तरीके की रिन्यूअल या एक तरीके का आप कर लो सुधार चाहते थे, रिफॉर्म चाहते थे ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। और ऑक्सफोर्ड इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैक्सिमम मेंबर्स जो थे वो वहां से पढ़ के आए हुए थे, उनकी डिग्री वो वहां से ग्रेजुएट हुए थे, तो इसीलिए ये मूवमेंट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नेम से जाना जाता है। इसके प्रोमिनेंट मेंबर की बात कर लेते हैं तो जॉन हेनरी न्यूमैन एंड जॉन केबल, ये हैं KEBLE, ये important and prominent member है। उनमें से जॉन हेनरी न्यूमैन is the most prominent member leader of the Oxford movement. Next question we have, Juliet appears in the play other than Romeo and Juliet। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन है कि जूलियट जो एक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले का, आपको रोमियो एंड जूलियट में जूलियट का कैरेक्टराइजेशन मिलता है, बट किस अदर प्ले में आपको जूलियट का कैरेक्टराइजेशन मिलता है उसके बारे में बात हम करेंगे। और उस प्ले का नेम बताना है जो कि विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि विलियम शेक्सपियर के किस अदर प्ले में आपको जूलियट का कैरेक्टराइजेशन मिलता है अदर देन रोमियो एंड जूलियट। तो करेक्ट आंसर है मेजर फॉर मेजर इज द करेक्ट आंसर। इस प्ले में आपको जूलियट का कैरेक्टराइजेशन मिलता है, इसके साथ ही साथ रोमियो एंड जूलियट में तो जूलियट कैरेक्टर के फॉर्म में है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड व्हाट इज इन नेम अकर्स इन, ठीक है, व्हाट इज इन नेम, ये बहुत ही एक फेमस प्रोवर्ब है या फेमस लाइन है जिसको प्रोवर्ब के रूप में भी बोला जाता है। ये लाइन है शेक्सपियर का, तो आपको बताना है कि किस प्ले में इस लाइन का, इस वर्ड का व्हाट इज इन नेम का डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंड ऑब्वियसली वी हैव द रोमियो एंड जूलियट इज द करेक्ट आंसर। शेक्सपियर प्ले है ये, एक रोमांटिक कॉमेडी प्ले है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्ट्रोफी, एंटी-स्ट्रोफी एंड इपोड आर द कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स की बात हो रही है। स्ट्रोफी, एंटी-स्ट्रोफी एंड इपोड, आप जहां भी इस तीन वर्ड्स को समझोगे साथ में, जहां भी देखोगे तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है पेंडेरिक ओड। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये 3 पार्ट्स में पेंडेरिक ओड को डिवाइड किया जाता है, स्ट्रोफी, एंटी-स्ट्रोफी एंड इपोड, ये 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जो भी ओड पेंडेरिक कोड के फॉर्म में लिखे जाते हैं उनमें ये तीनों का 3 स्टैंजा को उसमें डिवाइड किया जाता है, इस 3 कंपोनेंट्स को यूज करा जाता है। नेक्स्ट वन वी हैव, द एडिटर्स ऑफ द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेज वर, विलियम शेक्सपियर के एडिटर्स का नेम बताना है जिन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया था, बिकॉज 1623 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1623 में पब्लिश हुआ। 1623 मींस ये आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर ये पब्लिश हुआ है। तो इसको किसने पब्लिश करा था उसका नेम बताना है, जिसमें कलेक्शन था विलियम शेक्सपियर के कॉमिक प्लेज, ट्रेजिक प्लेज एंड ऑल्सो उनके क्रॉनिकल प्लेज का। तो नेक्स्ट इसका आंसर जो है उसके बारे में बात करते हैं। उनके कलीग्स थे ये हेमिंग एंड कॉन्डेल, ठीक है। These were the editors who edited and published the collection of William Shakespeare's plays in first folio in 1623 and they were, जैसा मैंने बताया अभी, हेमिंग एंड कॉन्डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन फ्रेंड्स। जल्दी से इनको जो भी फैक्ट्स मैं बता रही हूँ नोट डाउन जरूर करते चले जाइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा इसको भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं तो उसको कमेंट की थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाइए आप इसको, मैं सो दैट कि मुझे एक पता चले, रिव्यू पता चले कि आप किस तरीके से वीडियोस को, क्या ये हेल्पफुल हैं कि नहीं है आपके लिए, और अगर हेल्पफुल नहीं है तो कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स या कौन कौन से ऐसे एक्स्ट्रा या मैं फैक्ट्स इंक्लूड कर सकूं अपने वीडियो में, सो दैट आपके लिए बहुत अच्छे हों, हेल्पफुल हों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर लेते हैं इसमें।
आपको बताना है ये टर्म जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज, किस बुक में विलियम जेम्स ने इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है, टर्म है, इसको यूज करा हुआ है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स आप समझते हो वन टाइम में आपके माइंड में कितने तरीके के आपके कॉन्शियस आपका एक्टिव रहता है और कितने तरीके के थॉट्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं, एक दूसरे से इंटेंगल्ड होते रहते हैं, और इसी को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो बताना है कि किस बुक में विलियम जेम्स ने इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म का यूज करा हुआ है, और बहुत ही फेमस बुक है अगर हम विलियम जेम्स की बात करते हैं। तो आंसर है वी हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी इज द बुक जिसमें इन्होंने बात की है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। 1890 में ये पब्लिश हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बता दे रही हूँ, सो दैट अगर किसी टाइम आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स इज पब्लिश इन विच ईयर, तो आप उसको 1890 वहाँ पे नोट डाउन मीन्स वहाँ पे मेंशन कर सको। तो इसके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले जो भी फैक्ट्स मैं बता रही हूँ, जो भी टॉपिक्स या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, आप उनके फैक्ट्स भी, उनकी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स भी आप नोट डाउन करते चाहिए उस क्वेश्चन के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लास्ट नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी इज, थॉमस हार्डी के लास्ट नॉवेल की बात हो रही है, एंड द आंसर ज्यूड द ऑब्सक्योर इज द करेक्ट आंसर। वी हैव द थॉमस हार्डी व्हिच इज हु इज नोन एज द वेसेक्स नॉवेलिस्ट, और ज्यूड द ऑब्सक्योर ये इनका लास्ट नॉवेल है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेसेक्स नॉवेल्स इन्होंने अपने लिटरेरी करियर में लिखे हुए हैं। एंड थॉमस हार्डी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन era. Next we have here, who called the 18th century our excellent and indispensable age of prose and reason. Age of prose and reason आप जहां भी आएगा 18th century से रिलेटेड, तो आप बेझिझक वहां पे मैथ्यू एर्नोल्ट का नेम लोगे। मैथ्यू एर्नोल्ट वाज द क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा, और इन्होंने 18th सेंचुरी को आवर एक्सीलेंट एंड इंडिस्पेंसिबल एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला है, बिकॉज प्रोज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉनर ऑफ राइटिंग एट दैट टाइम इन द 18th सेंचुरी। और जो भी प्रोज लिखे जाते थे वो रीजन पे बेस्ड ऑन होते थे, इंटेलेक्ट पे बेस्ड ऑन होते थे। ये रोमांटिक वे में, या इस आप कह लो एक लवेबल वे में, या आप बात कर लो कि विदाउट एनी फैक्ट ये नहीं लिखे जाते थे। इसमें रीजन, इंटेलेक्चुअलिटी बे से पूरे ये प्लेज होते थे या फिर प्रोज होते थे, जो भी वर्क्स होते थे 18th सेंचुरी के, उसमें आप इन चीजों का अबाउंडेंस देखोगे। तो मैथ्यू एर्नोल्ट कॉल्ड द 18th सेंचुरी एज आवर एक्सीलेंट एंड इंडिस्पेंसिबल एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड, इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ में। और आप सभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन जहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। किसी भी एग्जाम के लिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मल्टीपल वहाँ पे आपके चॉइसेस होते हैं। आप जिस भी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए जाना चाहते हो, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए हो, आपके घर में कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप अनअकैडमी का अनलॉक 20 जो आपका है सब्सक्रिप्शन, ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए जो कोड आपको डालना होगा वो P15, आप P15 कोड यूज करके आप उस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो और उस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।